कितना बड़ा धचका आज लगा है हुकूमत को कि जिसकी 2/3 अक्सरियत आज खत्म हो गई। 44 सीटें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में जो आई थी, मखसूस हिस्से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलने वाली, वो उन सीटों से भी आप महरूम हो गए हैं। 2/3 अक्सरियत से आज हुकूमत जो है वो फारिग हो गई है। कितना बड़ा धचका ये हुकूमत के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारी स्ट्रेंथ जो 208 की थी वो वहीं की वहीं है, और जो एडिशनल सीटों के हवाले से एक केस चल रहा था, वो एक शेर है ना कि हैं अजब फैसले कि ना नजीर है, ना दलील है, ना अपील है, ना वकील है। यानी जो रिलीफ मांगा नहीं गया, जो इस्दा की नहीं गई, वो भी सुन ली गई। तो अदालती फैसलों का एहतराम करना लाजिम है। अब अगर दरखास्त गुजार जो दरखास्त में मांगे वही देना होता है, और मैं ये समझता हूँ कि गलतियां किसने की। यानी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत खुद करवाया, आपने पीटीआई का टिकट जमा नहीं करवाया, बहुत सारों ने पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पे भी अपने आप को कागजात नामजदगी में डिक्लेयर नहीं किया, और आपने वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं था, और उसके बाद कसूरवार इलेक्शन कमीशन को ठहराया जा रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि फैसले की बुनियाद क्या है और ये फैसला किस कानूनी और आईनी बुनियाद पे किया गया है। देखिए, हम ये कहने में बजानिब हैं कि जिस तरह 63A का फैसला आया था, उसी तरह ये आइन को रीराइट करने के मुतरफ है, और आइन की शिकों की जो तशरीह की गई है, तो समझता हूँ कि मेरा तो ख्याल था कि पार्लियामान का इस्तेहकाक और पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी करना, आइनी तरमीम करना, मगर ये आइन को जो रीराइट किया गया है, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो ये अब इसका जवाब समझ नहीं आ रहा कि इसको कानूनी तौर पे अब ये कैसे आगे लेके जाया जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि आइंदा भी जो लोग इस्दा करें अदालत के सामने, वो ये तवक्को रखें कि उनको वो चीज दी जाएगी जो मांग भी नहीं रहे और जो कानूनी तौर पे उनका हक भी नहीं बनता? तो मेरा तो इस पे बड़ा क्लियर व्यू है। ये तो कंप्लीट जस्टिस का एक मामला था ना तारड़ साहब, उसमें तो जाहिर है एक सवाल उठा आगे चल के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो 13 जनवरी का फैसला था, वो एक इंतखाबी निशान से महरूम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सियासी जमात के वजूद को ही आप ख़त्म कर लें। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर, एक एंटिटी के तौर पर एग्जिस्ट करती है, और उस वजूद को आज तस्लीम किया गया है। इसमें क्या गलत हुआ है? नहीं, मगर बात यह है कि निशान जो लेने का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और वो निशान का केस था जिसमें उन्होंने उसको अपहोल्ड किया। इस केस में तो निशान का तो मामला ही नहीं था, और ये क्वेश्चन ही नहीं था कि क्या तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ये तो मामला ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं है, उस पार्टी को ज्वाइन किया गया है रजाकाराना तौर पे। तो मुझे ये बताइए कि क्या पीटीआई के अरकान ने स्पीकर नेशनल असेंबली को ये दरखास्त दी कि हम पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं? या कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने पार्टी टिकट जमा करवाए और पार्टी ने एक अलग निशान लिया और कहा कि जी ये पार्टी का नया निशान है, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, हमें ये निशान अलॉट किया जाए। मैंने का इलेक्शन लड़ा है, अब मैंने जब अपने कागज जमा कराए हैं तो मैंने पार्टी एफिलिएशन बताई है, डिक्लेरेशन दी है, और पार्टी का टिकट जमा कराया है। अब उम्मीदवार ना पार्टी का टिकट जमा कराए, ना डिक्लेरेशन दे, और फिर उसे कहा जाए तुम पीटीआई के उम्मीदवार हो, ये तो एक ऐसा रिलीफ है जो ना समझ में है ना सोच में है। वो तो अतार साहब देखे ना, ये तो सूरत हाल जो पैदा हुई है जिस वजह से, यानी वो जो 13 जनवरी वाला फैसला था उसको मिस इंटरप्रेट जब किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके असरात आए नॉमिनेशन पेपर्स की फाइलिंग के ऊपर भी। वहाँ तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए गए, उनको इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। पार्टी की एज एंटिटी अरकान की पार्टी के साथ एफिलिएशन को तस्लीम ही नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो जब वो कॉग्निजेंस लिया गया सारे मामले का कि स्पेशल सीटें क्यों नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इस सारी डिबेट ने लीड किया जनाब ये मामला तो इलेक्शन से पहले का है, नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग का जब वहाँ तक गया तो उसमें पता लगा कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के वजूद को ही नहीं माना हुआ था। तो उस पर जाके ये सूरत हाल सारी हुई। तो ये एक के बाद एक जो है इवेंट्स वो लीड करते गए, तो ये मामला इलेक्शन से पहले की सूरत हाल, प्री इलेक्शन सूरत हाल पे जाके वहाँ से जाके फैसला हुआ। आप मुझे ये बता दें कि आगे के लिए आपके पास क्या है? हुकूमत ज़ाहिर इस पर सिर्फ रिव्यू कर सकती है, अपील आप कर नहीं सकते चूँकि फुल कोर्ट का ये फैसला है। क्या करने जा रहे इस पर नजरसानी दरखास्त दायर? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ ने नए निशान के लिए कहा या नहीं कहा, और तहरीक इंसाफ का अगर वजूद था तो फिर उनके उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा क्यों नहीं कराए, और क्या इस केस में ये मामला डिस्कस हो सकता था? ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह एक पंचायत की जाती है
और उसमें फिर कोई रूल्स रेगुलेशंस कानून आइन नहीं होता, उस तरह का मामला है। और उस तरह के मामलात में फिर आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, वो तो फिर हर तरह की चीज उसमें आ सकती है। तो देखिए, हुकूमत के हवाले से ये पॉलिटिकल पार्टी का फैसला होता है कि उन्होंने रिव्यू में जाना है कि नहीं। ये हुकूमत का फैसला इसलिए नहीं हो क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी थी, पार्टी नहीं थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इजलास करेंगी और उसके मुताबिक फैसला करेंगी कि उन्होंने इसके रिव्यू में जाना है कि नहीं जाना। आपकी क्या राय है कि जाना चाहिए रिव्यू में आपके इत्तेहादियों को या नहीं जाना चाहिए? देखिए, इसमें इतने कानूनी सुगम हैं और इसमें इतनी खराबियां हैं इस एक फैसले के अंदर कि ये बड़ा एक परफेक्ट केस बनता है अगर सियासी जमातें इस पर गौर करें और वो रिव्यू में जाना चाहें। तो मेरा ख्याल है कि वरना तो फिर ये क़यामत वाले दिन तक एक नाइंसाफी पे मबनी फैसला जो है वो राइजुल वक्त होगा। और माजी में देखने में आया है कि जहां डिक्टेटर्स ये काम करते थे और आइन को पामाल करते थे, तो ये तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, इनसे तो तवक्को नहीं थी कि ये आइन की इस तरह पामाली होगी। अच्छा, आज के इस फैसले के बाद एक जो अहम चीज़ हुई है अता तारिर साहब, वो ये हुआ है कि 41 लोग इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए। उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी की जमात को। लाजमी नहीं कि वो तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करें, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, यह आज के फैसले में लिखा गया है। उसके बाद फैसल वाडा साहब हैं, आप ही की यानी हुकूमत के एक इत्तेहादी ही माने जाते हैं, समझे जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इन अगले 15 दिनों के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, इन 41 लोगों में से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए। तो कर रहे हैं ऐसी कोई अटेम्प्ट? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि एक सियासी जमात के लिए वक्त के धारे को पीछे मोड़ा गया है और क्लॉक को रिवर्स करके उनको एक रिलीफ देने की कोशिश की गई है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें देखिए, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो इक़दाम हम कर सकेंगे वो जरूर करेंगे, मगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और आइन की खिलाफ वर्जी को क्या तस्लीम कर लिया जाए, आप इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। यानी आप अगले 15 दिन के अंदर जो बात हो रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे, आप वो करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे इन 41 लोगों में से मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ मिलाने की? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे। मैं तो एक आइन की खिलाफ वर्जी की बात कर रहा हूँ। ये फॉरवर्ड ब्लॉक पे ना कहीं बात हुई है, ना इस ऐसी कोई पॉलिसी है हमारी। फैसल वाडा साहब ने कहा है आज, फैसल वाडा साहब ने आज कहा है, फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि अगले 15 दिनों में ओपिनियन है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा कोई 18-19 अरकान का। वो उनका अपना ओपिनियन है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जरूर मौजूद हैं। बाकी फैसल वाडा साहब ने जो कहा है वो आप उनसे जरूर पूछ लीजिए। मैं तो इस बात से फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात में मेरी तो रजामंदी शामिल नहीं है और मैं इसको ठीक नहीं समझता। खैर, जब आप क्लॉक रिवर्स करने की बात करें तो वो तो तब भी रिवर्स हुई थी जब इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इनके खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तब भी इसी तरह डायरेक्शंस के साथ जो है वो फैसला आया था। तब तो आपने बड़ा अप्रिशिएट किया था, तब भी पीटीआई कहती थी कि पार्लियामेंट का इख्तियार था, हमारे इस्तेकाक पे जो है वो हमारा इस्तेकाक मजबूर किया गया है डिक्टेट करके। बड़े संजीदा सहाफी हैं, एंकर पर्सन हैं। जिस साइफर की बेस पे असेंबली तोड़ी गई थी वो तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए था इमरान खान पे और इस पे भी लगना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ हमारी गलती कि हमने आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया और अदालत ने आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगने दिया उस वक्त। यानी एक शख्स असेंबली तोड़ता है और तरीके आइन में क्लियर लिखा है कि तरीके अदम एतमाद जमा होगी तो असेंबली नहीं टूट सकती। अब अगर कोई आके असेंबली को आग लगा दे और आप कहें कि देखें जी वो असेंबली को जो आग लगाई थी उन्होंने गलत डिक्लेयर किया था तो क्लॉक रिवर्स हुई थी और आपने खुशियां मनाई थी, तो बात तो ये है कि आइन की खिलाफ वर्जी पे वो भी आइन की खिलाफ वर्जी थी और आज भी आइन पर माल हुआ है, आपके सामने है। या तो आप कह दें कि उस वक्त जो तरीके जमा कराई गई थी वो गलत थी और इमरान खान ने असेंबली ठीक तोड़ी थी और कासिम सूरी ने असेंबली तोड़ने का ऐलान ठीक किया था। आपकी बात से मुत्तफिक हो जाता हूं मैं। अच्छा, अब मुझे बता दें अता तारिर साहब के आपकी 2/3 अक्सरियत चली गई है, अल्दो आपकी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी हुकूमत बरकरार है, उससे जो नंबर गेम है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी आपकी चली गई। आप कोई आईनी इस्लाहात का पैकेज भी लाना चाह रहे थे, काफ़ी कुछ आपके लंबे चौड़े प्लान्स थे, वो सारे तो फिलहाल अब नहीं हो सकेंगे। तो क्या हुकूमत कोशिश करेगी? ज़ाहिर है ये जो 41 बंदे हैं जिन्हें कहा गया है कि आप किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये नहीं कहा गया फैसले के अंदर कि आपने तहरीक इंसाफ को ही आपने ज्वाइन करना है, वो नून लीग की तरफ भी जा सकते हैं, वो किसी पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे क्या कि इनमें से 18-19 बंदों को आप अपनी तरफ लाएं ताकि आपकी 2/3 मेजॉरिटी दोबारा से बहाल हो सके? कोई गौर ना हो रहा है, ना इससे बातचीत हुई है। इस फैसले के सुकम, इसकी जो गैर आईनी जो मुहरकात हैं उस पर जरूर बात हुई है, मगर इस हवाले से भी ना कोई बातचीत हुई है ना कोई फैसला हुआ। कैसी कोई बातचीत फैसला नहीं हुआ?
इसके अलावा बता दें कि आगे एक जो बड़ा चैलेंज आपके लिए नज़र आ रहा है वो यह है कि बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि इस फैसले के बाद कि जो आप गवर्नमेंट की तरफ से भी बात हो रही थी, वज़ीर कानून भी इस पर अपनी राय का इजहार कर चुके थे, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके थे कि गौर किया जा रहा है कि मे बी जजों की मुद्दत मुलाजमत 3 साल कर दी जाए या कोई टेन्योर फिक्स कर दिया जाए तो काजी फाइज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो सकती थी। अब वो प्लान भी लगता है कि अब बिल्कुल फारिग हो गया है और मंसूर अली शाह साहब अब अक्टूबर में अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा धचका है आपके लिए कि अब एक नई सुप्रीम कोर्ट जो है बातचीत या ऐसा कोई मामला जो है वो डिस्कस हुआ या इस पर कोई फैसला हुआ, तो ये तो मेरे नोटिस में नहीं है। आजम नज़ीर तारड़ साहब इस पे बात कर चुके हैं कि है बिल्कुल ये हो सकता है, इस पे उन्होंने कहा था हमसे रूल आउट नहीं कर रहे। उन्होंने ओवरऑल सरकारी मुलाजमीन के हवाले से और पेंशन के बोझ के हवाले से बात की थी और ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों की एजेस को 60 से 62 साल करने की बात की गई थी। उस वक्त 2 साल की बात की गई थी, वो कोई पर्सन स्पेसिफिक या इदारा स्पेसिफिक नहीं था। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे फाइनली बता दें कि आगे चल के एक मसला जो खुल सकता है हुकूमत के लिए नया, जो तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि इस फैसले के बाद वो कह रहे हैं कि अगला जो हमें एक बड़ा मिल सकता है रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात का मामला है। उन्होंने इस पर पटिशन भी दायर कर रखी है, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी दे रखी है। आपको लग रहा है कि इस पर तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल सकता है और हुकूमत के लिए ये एक और सेटबैक हो सकता है बड़ा, अगर फॉर्म 45-47 वाला मामला खुलता है? अगर इलेक्शन पिटीशन में आर्ग्यू करना होगा, ये हर दफा सुप्रीम कोर्ट जाके कोई गैर जरूरी और गैर आईनी रिलीफ लेने की अगर कोशिश करेंगे और समझेंगे कि यही वन स्टॉप शॉप है जहां से सारे रिलीफ मिल सकते हैं, तो ये इनकी खाम ख्याली है। इलेक्शन पिटीशन मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल मौजूद हैं, वहां पे आर्ग्यू करें। सुप्रीम कोर्ट जाके किसी चीज को नलीफाई करवा के अपने रिलीफ की तवक्को रखना, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। फाइनली सर, ये जो जरदारी साहब का बयान है रिसेंटली हुकूमत की अक्सरियत के हवाले से, उस पर क्या आप कमेंट करेंगे? क्या कोई जरदारी साहब नाखुश है आपकी हुकूमत की कारकर्दगी से और वो कोई इशारा दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो मूव कर सकते हैं? आज ही मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, आज सुबह बड़े खुश थे, शाश बशाश थे और हमारे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है।